ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में काफी दिनों से अवश्य रहा था कि ये विश्वविद्यालय का ये जो केंद्र है, इसका जो परिसर का उद्घाटन होगा उसको वो उस विश्व स्तर पर ले जाके करेंगे, और वही उन्होंने संभव करके दिखाया। पिताजी का देहांत हो गया जब मैं स्कूल में प्रवेश ही पाया था, बहुत 3-4 साल का था तब की बात है। तो हम किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो जाने की हमारी स्थिति नहीं थी, हम तो अपने वही तो मुझको ईश्वर ने मुझे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका दिया है। लेकिन हमारे समय में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, हमारे गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे होते थे, हमारे हर इस प्रकार के शिक्षा केंद्र अच्छे थे। तो वहीं से अपने शिक्षकों से सीखा, जीवन चलाया, पढ़ाए। तो नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस शख्सियत से मैं रूबरू होने जा रहा हूँ वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है। बहुत अरसे से जो 800 साल का रिवाइबिलिटीज है, गौरवशाली इतिहास है, और इन तमाम विषयों पर आज उनसे बात होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, आप नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। उस नालंदा विश्वविद्यालय की आज जिसकी 800 साल के बाद जो सपना देखा गया था कि फिर से वैश्विक फलक पर ये अपनी अपनी एक पहचान कायम रखेगी और कायम करेगी, उसको जीवंत होते हुए हम देख रहे हैं। तो आज हम नालंदा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जहां हमारी बात होगी। आज हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अभय सिंह, वीसी है नालंदा यूनिवर्सिटी के। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 800 साल का सर जो गौरवशाली इतिहास आज लौटा है, और आप एज ए वीसी आज चेयर कर रहे हैं, इस पूरी यूनिवर्सिटी को लीड कर रहे हैं, कैसा लगता है? और ये जो अनुभव रहा है 800 सालों का जो टीस रहा है लोगों के मन में, इसको किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए कि मैं इतने नजदीक से नालंदा के इस पुनरुत्थान का प्रत्यक्ष दर्शी भी हूँ और किसी हद तक इससे जुड़ रहा हूँ। ये सौभाग्य हमारे मुझको ही नहीं बल्कि मेरे तमाम इस पीढ़ी को मिल रहा है जो आज देश में विद्यमान है। उनको ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एक दिवस बना कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय फिर से पुनर्जीवित हुआ, उसका पुनर्अवतरण या उसका हम मना रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ये एक मार्मिक और एक बड़ा एक भावुकता का क्षण है, और मैं ये भावुकता लोगों की आंखों में भी देख रहा हूँ। बिहार में मैं जहाँ मिलता हूँ, एक इतनी खुशी, एक ऐसी उपलब्धि का दर्शन होता है। ये बताता है कि हम इस गौरव से जुड़े रहे जो 800 साल तक हमारे मन में रहा। आज जब इसको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हो रहा है, ये सामने दिखाई दे रहा है, तो हमको फिर से एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिल रही है, वो प्रेरणा दे रहा है। और इसका प्रभाव अवश्य होगा कि भारत आगे अपने ज्ञान के केंद्र स्थापित करेगा और नालंदा विश्वविद्यालय तो अवश्य ही तरक्की करेगा। सर, एक सवाल ये है कि देखिए, मुझे आज भी याद है तत्कालीन विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, वो आई इस कैंपस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता है 19 जून को, और मुझे लगता है ये नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा होगा। तो उनके आगमन को आप किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव से और तमाम चीजों से? जी, ये बिल्कुल एक रेड लेटर डे जैसे हम लोग कहते हैं। मुझको इतना इससे प्रभावित हुआ हूँ मैं, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में काफी दिनों से अवश्य रहा था कि ये विश्वविद्यालय का ये जो केंद्र है, इसका जो परिसर का उद्घाटन होगा उसको वो उस विश्व स्तर पर ले जाके करेंगे, और वही उन्होंने संभव करके दिखाया। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं। जब ये नालंदा की स्थापना की बात उठी थी तो उसमें ईस्ट एशिया समिट चल रहा था, जैसे आपको सबको विदित है। तो उसमें 17 देशों ने ये समर्थन दिया कि हम नालंदा विश्वविद्यालय को उसकी स्थापना चाहते हैं, उसको फिर से आना चाहिए, वो ज्ञान का केंद्र आगे आएगा समस्त एशिया में। हम लोगों को फिर से वही उसी स्तर का जो ज्ञान और शास्त्र जो विजडम जो हमें देगा, वो लीड करेगा एजुकेशन को, वो हम लोगों में आपसी भाईचारा, शांति, सबका स्थापना करेगा, जो उनका विचार था।
उस टाइम वो ईस्ट एशिया समिट जो था वो फिलीपींस में हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिसर के उद्घाटन में उन सभी देशों के राजदूतों को यहाँ लाकर और उसका जो उद्घाटन समारोह था उसमें उनकी जो शिरकत की, जो उनको उसमें लाकर उनको यहाँ पर एक पूरा वातावरण ऐसा दिया कि हाँ, जो हमने बात कही थी वो अब सिद्ध हो रही है और यहाँ आप सबके साथ हम उसके जश्न को मना रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया संदेश है। कल्चरल एक्सचेंज की भी बात की है मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि कल्चरल एक्सचेंजेस का ये बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। उनका बहुत अच्छा, उन्होंने कहा है कि इस नालंदा विश्वविद्यालय के साथ अन्य बहुत से देशों की विरासत जुड़ी हुई है। ये बात जो है तो वो बताना है कि वो समग्रता में देख रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर हमारा इतिहास सिर्फ भारत का इतिहास नहीं है, बल्कि आप अन्य तमाम देशों का इतिहास भी जुड़ा है, उनकी यादें, उनका गौरव भी जुड़ा है। उनके विद्वानों ने भी यहाँ पर आके सहभागिता दी, उनका बराबर आदान प्रदान रहा और इसी सांस्कृतिक हम संबंधों को हम आगे ले जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय से उन्होंने अब ये अपेक्षा की है, बहुत बड़ा दायित्व है हम लोगों के लिए इसमें निभाना है और हमें इस प्रधानमंत्री जी ने जो ऊर्जा प्रदान करी है इससे हम संभवतः इससे पीछे नहीं होंगे कहीं पर भी, इससे हम पूरी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो सांस्कृतिक संबंध तो हम लोगों के आज के दिवस में हम लोगों के 17 देशों से ही नहीं, अब हम इस समय हम करीब पिछले सत्र पे हम पे करीब 26 देशों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे। 26 देशों के बच्चों के पढ़ने से ये है कि दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और सारा एशिया, सब जगह से यहाँ संबंध है और इनको बढ़ाते जाना है, क्योंकि अगर हम आज के विश्व और प्राचीन काल के 800 वर्ष पहले के विश्व में अब दूरियां बहुत कम हो गई है, यातायात और ये सारे संबंध अब तो बहुत निकट के हो गए हैं। तो अब नालंदा का जो नया परिवेश है और जो आगे आना है, ये सांस्कृतिक संबंध हमारे विश्वव्यापी होंगे। नेट जीरो की चर्चा होती रहती है सर। आपका जो कैंपस, अभी मैं जब इंटर कर रहा था तो मुझे लगा कि एसी चल रहा होगा, एयर कंडीशंस वगैरह तमाम चीज़ें, ये नेट जीरो की बात होती है। आप अपनी ऊर्जा खुद उत्पन्न कर रहे हैं, तमाम ग्रीनरीज की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मॉडल के रूप में उभरता जा रहा है। तो दर्शक को जानना है सर, ये जो नेट जीरो की बात बार बार की जाती है वो है क्या? जी, ये भी आपने बहुत अच्छी बात उठाई। देखिए, इस अब जो स्वभाव बना है, आप ये जानते हैं बिहार की भूमि में यहाँ पर ये ज्ञान का क्षेत्र है, ये साधना का क्षेत्र है, यहाँ तपोभूमि रही है हमेशा से। तो ज्ञान की जगह एक साथ साथ जो ये संदेश रहा है कि जो कुछ भी ज्ञान है वो यहाँ के बहुत प्रासंगिक रहा है नेचर, और ये हमारा जो यहाँ का पूरा पर्यावरण है उसके साथ मिलकर हमारे ये सब ये ज्ञान की परंपरा जुड़ी रही है। अब जब इसका निर्माण हुआ इस नालंदा विश्वविद्यालय का जो इस परिसर का, तो आपको ये भी आपको विदित होगा कि पद्म विभूषण आर्किटेक्ट वीवी दोषी जी का ये डिजाइन था और उन्होंने इसको प्राचीन नालंदा से प्रेरणा करके इसको पूरा डिजाइन किया। तो तमाम एजेंसीज का भी साथ लिया और इस कैंपस को बनाने में कहा कि पर्यावरण को ना तो दूषित किया जाएगा, ना पर्यावरण के साथ ज्यादा छेड़छाड़ की जाएगी। तो लीस्ट इंट्रूजन, ये विचार के साथ जब ये पर्यावरण बना, तो सबसे पहले तो ये हुआ नेट जीरो का जो ये कॉन्सेप्ट है उसमें ये है, एक तो होता था कि हम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं, हम जहाँ मनुष्य रह रहा है वहाँ कुछ ना कुछ वो प्रदूषण दे रहा है। नेट जीरो में हम प्रदूषण हटाएंगे भी, होने भी नहीं देंगे। तो यहाँ जो नेट जीरो कॉन्सेप्ट में न तो हम जल के लिए यहाँ पर भूमि में कोई कुआं खोद के या कोई किसी प्रकार का बोरवेल के जरिए जल निकालेंगे, वो पानी जो है वर्षा का एकत्रित करेंगे, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। तो इसके लिए इस परिसर में पहले यहाँ पर टॉप सॉइल को संरक्षित करके हटा के रखा गया, फिर धरती में उत्खनन किया गया खोद के, जो उसकी मिट्टी है उससे कंप्रेस्ड ब्रिक ब्लॉक्स बनाए गए, जो कि एक आधुनिक तकनीक है जिसमें ईंटों को जलाया नहीं जाता। कच्ची ईंटें होती है लेकिन दो किसी की ईंटें जैसे हम लोग कभी इस्तेमाल की जाती थी, वो उतना नहीं है। इसमें कुछ केमिकल्स है, कुछ जिप्सम वगैरह मिलाकर हार्डेंड होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है।
उन ब्रिक ब्लॉक से तो निर्माण कार्य हुआ, जल एकत्रित हुआ जो कि वर्षा का जल है वो एकत्रित है तालाबों में। उसका 4 साल से अभी तो वर्षा कम हुई लेकिन वो जल अब तक हमारे यहाँ पर है, और उसी जल का प्रयोग पूरा यहाँ पर पानी पीने के लिए उसका यहाँ पर वो लगा फिल्टरेशंस लगे हैं। वो जो जल पानी पीने के बाद जाता है डोमेस्टिक यूज में जाता है, उसके बाद सिंचाई में जाता है, तो उसको हम पूरी साइकिल पूरा तरीके से यूज करते हैं। जो यहाँ का निर्माण है उस निर्माण में ये ध्यान रखा गया कि किस प्रकार से वातावरण अंदर जैसे कहिए वातानुकूलित रहे। तो इस प्रकार की मोटी दीवारें बनाई गई, जैसे प्राचीन नालंदा में जिस प्रकार का इमारतें हैं उसको देखकर। उसमें डबल वॉल्स का स्ट्रक्चर भी बने हैं हमारे यहाँ। हमारे इसमें एंगुलर बनाए गए, जिस दिशा से हवा आती है, जिस दिशा से धूप आती है उसका ध्यान रखा गया, जिससे रोशनी हमें मिलती रहे दिन में दिवस में। जो यहाँ का वातानुकूलन जो भी हमारे आपको जो नजर आ रहा है कमरों में ठंडक है, तो उसके लिए वाटर बेस्ड पाइपलाइन से चिलर प्लांट से वो सर्कुलेशन है। जाड़ों में वो गर्म पानी हो जाता है और उसकी वजह से कमरों का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, गर्मियों में ठंडा चल रहा है। और जो इसका जाड़ों में गर्मी देते हैं तो उसकी ठंडक बाहर आती है और गर्मियों में गर्मी बाहर आती है। इसको टैप किया जाता है, इस ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते, इस ऊर्जा को भी टैप किया जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऊर्जा को हम अंतिम जितना जहां तक उसको बचा सकते हैं वहां बचा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ सोलर फार्म है जिसमें 6.5 मेगावाट का है, करीब 5 मेगावाट उसमें बिजली जा रही है। हम लोगों का तो शायद 1.5 या 2 मेगावाट यूज करते हैं, बाकी सारी बिजली जो है बिहार ग्रिड को देते हैं। तो ये भी हमारा एक वो है। जल स्तर यहाँ का सारा आसपास के क्षेत्र का बढ़ गया क्योंकि हमारे यहाँ 100 एकड़ में तालाब बने हैं। 100 एकड़ तालाब में इतना पानी रहता है कि उससे जल स्तर सब और बढ़ गया है। जल संरक्षण की बात, जल संरक्षण में हो गया। इस प्रकार से ये तो बात हो गई। अब आगे भी बहुत सारी बातें हैं मन में चल रही। एक तो सवाल ये उठता है कि आपने इंफ्रा की बात की कि इसका निर्माण हो गया, अब बच्चों के भविष्य के निर्माण की बात करें। जो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, जो शिक्षित होते हैं, स्कॉलर होकर निकलते हैं, रिसर्च करके निकलते हैं, उनका जो भविष्य है वो किस तरीके से निर्धारित हो रहा है और अब तक आपके जो पूर्व के स्टूडेंट्स रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जी नहीं, मैं आपको ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात फिर पूछी है हमसे कि ये तो ये स्ट्रक्चर से अतिरिक्त जो विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य है वो तो लोगों का जीवन बनाना है और कुछ शिक्षित करना है। तो यहाँ पर जो अब तक बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले हैं, मैं बहुत प्रसन्नता हर्ष का विषय है कि उन सब का प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है। हमारे पास पूरी सूची है वो जैसे लोग जाते जा रहे हैं यहाँ से निकलकर। अभी जैसे हमारे यहाँ PhD के स्टूडेंट्स निकले तो आप ये समझिए कि 3-4 को तो इमीडिएटली उनको नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई, प्रोजेक्ट मिल गया। मेरे पास अभी सूची भी थी इसकी। जो यहाँ से MA करके जा रहे हैं बच्चे सफल हो रहे हैं। ये इसका कारण 2 है सर। एक तो ये कारण ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय में देश में बहुत विश्वविद्यालय हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में स्वयं खोजते हुए बच्चे आ रहे हैं जो कि शिक्षा में ही जिनकी रुचि है अधिक। और दूसरा ये है कि यहाँ का जो शिक्षा का जो भी हमारे यहाँ जिसको हम सिलेबस कहते हैं, जो हमारे कोर्सेज हैं, उनकी खास बात यह है कि बहुत समग्रता में पढ़ाया जाता है। और समग्रता में पढ़ाने का मेरा जो अर्थ इसका ये बनता है कि जैसे हम अगर हम इतिहास विषय को लें तो सिर्फ कहें भारतीय इतिहास नहीं, हम भारतीय इतिहास पढ़ाते हैं। भारतीय इतिहास के साथ साथ उसके यदि क्षेत्र बढ़ता है, एशिया में कहाँ कहाँ उसका जुड़ाव है उसको भी उसमें समाहित करेंगे। यदि हम संस्कृति की बात करेंगे तो एशिया में या जहाँ तक भी वो संस्कृति का आदान प्रदान रहा है उसको भी उसकी चर्चा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में रखते हैं इसको। दूसरा ये है कि एक बच्चा यहाँ जो विषय पढ़ रहा है इतिहास, यदि वो चाहे कि नहीं मैं तो पर्यावरण भी पढ़ना चाहता हूँ तो उसको एक इलेक्टिव कोर्स वो वहां से भी पढ़ सकता है जो कि पर्यावरण का है। वो कहे मैं साहित्य का एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ वर्ल्ड लिटरेचर से, तो वहां से भी चुन सकता है। तो ये उसको जिसको हम लोग कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग और कैफेटेरिया मॉडल। तो जैसे आप कुछ भी आपका अपना रुचि है जिसमें आपका ज्यादा आपका रुझान है वो सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए
मेन सब्जेक्ट्स आपके वही विषय के हैं जिसमें आपने अध्ययन करने आए हैं, पर अन्य विषय जगह जगह से इलेक्टिव के रूप में आप पढ़ सकते हैं। बरेली में आपका जन्म हुआ सर, बरेली में पले बढ़े, ईरान में डिप्लोमेट रहे 3 साल, उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी से आप जुड़ गए हैं। ये जो बचपन है बरेली का, जो आपकी कॉलेज की मेमोरीज हो गई, फिर आप बाहर गए, तमाम चीज़ें हुई, अब नालंदा से जुड़े हैं। यूपी नालंदा और बिहार का जो संबंध है वो किसी से छिपा नहीं है। और मेरे ख्याल से कुछ बरेली की बात हो जाए, कुछ आपके बचपन की बात हो जाए, कुछ आपके शैक्षणिक समय की बात हो जाए, और अंत में विश्वविद्यालय की बात हो जाए। जी, आपने मुझे उस पक्ष में ले गए हैं। मैं बरेली का रहने वाला हूँ। बरेली जो है एक ऐतिहासिक शहर है। अगर मैं कहूँ तो प्राचीनता तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कटिहार का शहर जो कहलाता है, जब बरेली क्षेत्र है, कहते हैं कि यहाँ के बिहार के कटिहार के लोग जो वहाँ जाके बसे थे, उसी से उस क्षेत्र का नाम कटिहार पड़ा था। ये भी सुनते हैं हम। और कम्युनिटी भी वहाँ की यहाँ की बहुत मिलती हैं, दोनों जगह की। बरेली क्षेत्र अगर और देखिए तो हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बरेली भी बहुत विप्लवी रहा। आपके बिहार क्षेत्र से बहुत विप्लव रहा। और कंपनी राज में भी जो उन्होंने प्रसार पाया, तो पहले बक्सर, प्लासी बक्सर, उसके बाद वो बरेली तक पहुंचे उधर। तो हम लोग कनेक्टेड तो इतिहास में हमेशा से रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं अपने जीवन का, वहाँ बरेली में एक बरेली कॉलेज करके जो संस्था बनी थी, वो बहुत प्रारंभिक संस्था में पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जुड़ी थी। और वो बरेली कॉलेज अब तो 150 से ज़्यादा वर्ष पुराना हो चुका है। मैंने वहाँ अध्ययन किया था। मेरे पिताजी का देहांत हो गया जब मैं स्कूल में प्रवेश ही पाया था। बहुत 3-4 साल का था तब की बात है। तो हम किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो जाने की हमारी स्थिति नहीं थी। हम तो अपने वही बरेली में, तो मुझको ईश्वर ने मुझे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका दिया। देखिए इस तरीके से होता है। लेकिन हमारे समय भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। हमारे गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे होते थे। हमारे हर प्रकार के शिक्षा केंद्र अच्छे थे। तो वहीं से अपने शिक्षकों से सीखा, जीवन चलाया, पढ़ाए। तो जो मुझको मौका मिला तो मैं अपने वहाँ बरेली में ही विश्वविद्यालय बना था, रोहिलखंड विश्वविद्यालय। उसमें प्रथम PhDs जो हुए उनमें से ही मेरा नंबर आता है। तो मेरे गुरुजी जो थे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए थे। वो ग्रीक हिस्ट्री के, यूनान के इतिहास के बहुत बहुत बड़े विद्वान हैं। उनको वहाँ से ग्रीस से बहुत बड़ा सम्मान भी मिला है अपने अध्ययन के ऊपर। तो उनके साथ मैंने, उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया, PhD किया। तो मुझको मेरा विषय था कि भारत और यूनान के संबंध। उस विषय में मैंने अफगानिस्तान को पढ़ा। काफी अच्छे कई वर्ष बीते, बहुत अच्छा काम हुआ। और किंतु अफगानिस्तान में जाना चाहता था। उस समय 10 साल तक वहाँ युद्ध ही चलता रहा, परेशानी चलती रही। और जब अफगानिस्तान में विध्वंस हुआ बामियान वगैरह का, और काबुल म्यूजियम वगैरह खत्म हो गया, तो हमारा इतिहास का जो स्रोत था, जो हमें सीधा तो नहीं मिलता था, पर रशियन स्कॉलर्स वहाँ काम कर रहे थे, फ्रेंच स्कॉलर्स काम कर रहे थे, तो हमें सोर्स मटेरियल पढ़ने को मिलता था, शोध हमारी चलती थी। जब अफगानिस्तान का ध्वस्त होना था, उसके बाद मेरे पास वो मेरा ब्लॉक हो गया। तो मेरे को फिर मेरे एक और गुरुजी ने सलाह दी कि तुम अफगानिस्तान और यूनान नहीं पढ़ पा रहे, अब तुम ईरान पढ़ो, बॉर्डरलैंड वो भी ईरान। तो फिर मैंने ईरान का अध्ययन शुरू कर दिया। इस बीच में मैं यूनान गया था, ग्रीस में मैं थोड़ा पढ़ाई भी करी थी, लैंग्वेज भी थोड़ी सीखी थी। अब मैं जब मौका लगा तो मुझको ईरान जाने का, मैं तो ईरान गया। उस समय ईरान अपनी गल्फ वॉर से उभरा था, तो लोग ईरान जाने में डरते थे कि लगता था उन्हें कि ये एक वॉर स्टेट है इस समय। तो मैं गया, लेकिन मुझको वहां जाकर लगा कि सच में दहशत थी पूरी, उसके निशान थे हर जगह। ईरान में दीवारों पर भी पोस्टर्स लगे थे शहीदों के। ईरान का जो एयरपोर्ट था उस पर शोकेसेस में वर्दियां लगी थी, उसमें गोलियों के निशान थे, शहादत की निशानियां वहां थी, बरकरार थी। अब तो नहीं ऐसा, उस समय था। बहुत
लेकिन ईरान के लोगों से मिलके मुझे लगा कि ये तो बहुत गहरे विद्वान है, और बस मेरा संबंध वहां से उस समय से जो बना, तो उसके बाद मैं अनेक बार उसी अध्ययन में रत हो गया। तो मेरा क्योंकि प्राचीन विषय प्राचीन इतिहास था, तो मैं ईरान से प्राचीन संबंधों पर ही अध्ययन करता रहा। कुछ ऐसा ही लिखा वगैरह जो तैयारी करते रहे, तो संकलन था हमारा। उस संकलन को ईरान सरकार ने बेस्ट बुक ऑफ द उसको वर्ल्ड प्राइज करके दिया। तो मुझको प्रेसिडेंट अहमदीन निजाद जी के समय में मैं गया वहाँ पर, पुस्तक को अवार्ड मिला था, तो उसके बाद वो स्वीकार किया। तो और उसमें उत्साह बढ़ गया, फिर ईरान पे काम करते रहे थे हम। तो मैं वापस जब आया, उसके बाद जब मैं अपने विश्वविद्यालय में, बरेली के विश्वविद्यालय में, रोहिलखंड विश्वविद्यालय में, जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना, तो मैंने ईरान अध्ययन केंद्र बनाया है, भारत ईरान सभ्यता का। इसी संवाद का, जो दो कंट्रीज के सिविलाइजेशन का संवाद है, इसका अध्ययन केंद्र बनाया। और वो अध्ययन केंद्र बहुत सफल केंद्र रहा। 2012 से अभी भी चल रहा है वो अध्ययन केंद्र। और उसमें से हमने जर्नल छापे, उसमें सेमिनार्स करे। वो केंद्र बहुत अच्छा चलता रहा। बड़े बड़े अच्छे फारसी के विद्वान भी वहाँ आए। थोड़ा यही सब कार्य देखकर एक मौका मिला। ICCR ने ये एक योजना बनाई कि हम लोगों को प्रोफेसर्स को भेजेंगे सांस्कृतिक केंद्र के लिए। तो उस समय ये था कि ईरान में जो सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की बात बहुत सालों से चल रही थी, पर डिप्लोमेटिक कंडीशंस में ये था कि जिसको यहाँ से भेजना है उसको ईरान सरकार भी मान्यता दे, तभी ये ऐसा संभव होता है। उसकी एक तरीका से वहां से अप्रूवल आना चाहिए। तो शायद ये अप्रूवल्स नहीं आ रहे थे, तो उसकी वजह से बहुत साल ये चलता रहा ऐसे ही। तो जब ये नोटिस में आया, तो मैंने मुझसे कहा गया कि ये अप्लाई कर दीजिए इसमें। मैंने उसमें अप्लाई किया। तो थोड़ा सा उनको विश्वास था मेरे उस पर कि ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही इनका वो है इंटरेस्ट। तो उन्होंने ईरान से भी स्वीकृति आ गई, और मैं फिर ईरान में केंद्र स्थापित कर। तो यहाँ पर भी मुझसे ये पूछा जा रहा था कि आप ईरान में जा रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग जॉब है, तो भारत का सांस्कृतिक केंद्र वहाँ कैसे स्थापित करेंगे। तो मेरा विश्वास सिर्फ ये था, क्योंकि मैं इतने वर्षों से ईरानियों को जान रहा था, कि एक विद्वान एक दूसरे विद्वान को कदर करेगा, एक ऊंची संस्कृति दूसरी ऊंची संस्कृति की कदर करेगी। बस ये है कि हमें अपने आप को उस प्रकार से प्रस्तुत करना है कि हम योग्य हैं, और आप योग्य हैं तो आप हमें पहचानेंगे। योग्य तो आप नहीं, हम से मतलब जो हमारा देश, हमारी संस्कृति योग्य, तो आप पहचानेंगे हमें। तो सांस्कृतिक केंद्र बना वहां पर, और स्थापना के 6 महीने के भीतर ही हमने एक सेमिनार किया वहां पर। और वो सेमिनार, आपको मजा आएगा, वो संस्कृत फारसी संबंध पे था, और पाणिनि को लेकर केंद्रित था। तो पाणिनि और उसकी लिंग्विस्टिक्स का सेमिनार था, और संस्कृत और फारसी के वो कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। उसमें यहाँ से तो ICCR के प्रेसिडेंट साहब गए थे। वहां के ईरान के, जो मुझे सबसे खुशी की बात है कि मंत्री भी आए, वाइस चांसलर्स भी आए, तमाम लोग शिरकत करे, और 80-90 साल की उम्र के स्कॉलर्स भी उनके उस सेमिनार में आए। और ICCR प्रेसिडेंट साहब सहजबुद्धे जी थे, ये उसको बहुत पसंद किए। उन्होंने जो आके पाणिनि के ऊपर जो बात कही, जो संस्कृत के ऊपर बात कही वहां से, तो अचरज भर था सब लोगों को कि यानी यहाँ इतने विद्वान बैठे हैं जो कि संस्कृत के ज्ञाता हैं, यहाँ के हमारे भारत संस्कृति के बारे में जानते हैं। इसी दौरान मुझे और स्कॉलर्स के बारे में पता चलता रहा, तो मैं सबको जोड़ता रहा। उसके बाद एक हुमायूं पे सेमिनार किया था हमने, और भारत की बहुत सी कलाकृतियां जो हैं वो उनके यहाँ पर ईरान के उसमें संग्रहों में रखी थी। तो उनको निकलवाया, उनका जितना अध्ययन हम कर सकते थे उनके ऊपर पूरा कैटलॉगिंग करके उनको जितनी मदद करी, उसकी एग्जीबिशंस करवाई हमने। एक मंदिर है वहां पर बंदर अब्बास में, तो वो मंदिर में प्रतिमा नहीं, कोई पूजा नहीं होती, लेकिन वो मंदिर है। तो
उसके ऊपर भी हमने प्रकाशन भी कराया। और मजे की बात यह है कि ईरान सरकार के मंत्री लोगों ने उसका फॉरवर्ड लिखा प्रकाशन का और कहा कि ये हिंदू टेम्पल है, बाकायदा वो सुरक्षित है, वो बना हुआ है। एक पेड़ है वहां पर 1000 साल पुराना बरगद का पेड़ रेगिस्तान में। अच्छा जी, वो हेरिटेज पार्क है वहां पर बिल्कुल लगभग। और किसी कहते हैं कि बंगाल की तरफ से कोई नाविक गया था तो उसने वहां वो पेड़ बनाया। और उस पेड़ का वर्णन आपको इतिहास में तमाम मिलता है। जो बड़े बड़े ट्रेवलर्स हैं जो वहां से निकले हैं, जिसमें ट्रेविनियर एक है, कई लोग, उन्होंने उसका वर्णन किया है कि बरगद का पेड़ इतना है, इसके नीचे 100 लोग बैठ सकते हैं। इतनी ये सब ऐसी तमाम चीजें वहां खोज के निकाली। हमारे बहुत से सैनिक लोग जो थे, जो कि रशियन बॉर्डर पे वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे, उनके स्मारक वहां पर हैं। तो हमारे इस केंद्र से, उसके अलावा फिर हमने योग की शिक्षा करी। अब ईरान में योग इतना आसानी से कोई नहीं ग्रहण करना चाहता, लोग चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी तहजीब है, उनकी अपना कल्चर है। तो हमने कहा हमारे यहाँ योग जो भी करेगा, चाहे आदमी है चाहे औरत है, उनको उसके लिए पोशाक वैसी पहननी पड़ेगी जैसे हम लोग पैजामा कुर्ता टाइप पहनते हैं। स्त्रियों के लिए हिजाब, सर पे स्कार्फ बांधेंगे वो और योग करेंगी। लेडी टीचर आएगी, कोई आदमी नहीं जाएगा वहां पर। और योग इतना पॉपुलर हुआ कि हमारे वहां पर अभी भी केंद्र में चल रहा है योग शिक्षा। हिंदी की शिक्षा करिए, हिंदी की शिक्षण वहाँ चल रहा है, बहुत अच्छा सीख रहे हैं हिंदी, अच्छे खासे प्रयोग हो रहे हैं। तो ये सब जब 3 साल ये सब कार्य कर लिया वहां पर, फिर हमें लगा कि अब हमको फिर अपनी शिक्षा में वापस आना चाहिए। तो फिर मैं पढ़ाने के लिए आया। तो आपके नालंदा में आप लोगों ने आश्रय दे दिया, तो नालंदा में आ गया। नालंदा तो सर आपका मतलब कि आप जिस चुनौती के साथ यहाँ पर डटे खड़े रहे और फिर प्रधानमंत्री का आना, तमाम गौरवशाली इतिहास को फिर से अपनी आंखों के सामने हम लोग जीवंत होता देख रहे हैं। हर प्रश्नों का आपने बहुत ही साफगोई से, बहुत ही बेहतर ढंग से हर संबंधों को आपने निहार कर बोला है। और मुझे लगता है कि सार्थ अपने माध्यम से आपको और भी बधाई देती रहेगी कि आप ऐसे ही निरंतर इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएं। सर, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।